अच्छा क्लास, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे क्लॉजेस। ठीक है, उसके साथ हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, और उसके साथ हम पढ़ेंगे एग्रीगेट्स, फंक्शंस, पूरा ही लिख दो, एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है। सबसे पहले क्लॉज की बात करते हैं। क्लॉज बेसिकली ऐसे कीवर्ड को कहते हैं जो आपकी क्वेरी का पार्ट होता है, जिसके बगैर क्वेरी मुकम्मल नहीं हो सकती। ठीक है, और क्लॉज कोई ऑप्शनल चीज नहीं होती। लेट सपोज अगर आपको डेटा फेच करना है तो आपको सेलेक्ट का क्लॉज लगाना ही लगाना पड़ेगा। इन्हीं कीवर्ड्स को जो क्वेरी का पार्ट होते हैं, यानी वो कीवर्ड्स जो मिलकर क्वेरी बनाते हैं, उन्हें क्लॉजेस कहा जाता है। स्किल में क्या कहा जाता है? क्लॉजेस कहा जाता है। अच्छा भाई, गूगल भैया से भी पूछ रहे थे, गूगल भैया क्या कहते हैं हमें? क्लॉजेस इन एसक्यूएल। SQL clauses are built-in modifiers and core components used inside the SQL statements to filter, organize, group and मैनिपुलेट डेटा। अलग अलग मतलब यहाँ पर आप ETC यानी एक्सेट्रा भी लगा सकते हो, और भी मिसालें हो सकती हैं इसकी। दे एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प रिफाइन क्वेरी रिजल्ट्स रादर देन रिट्रीविंग एन इंटायर डेटाबेस टेबल ब्लाइंडली। ठीक है कि भाई आप फॉर एग्जांपल आप लिखते हो सेलेक्ट की क्वेरी, जितने भी मोस्टली जितने भी क्लॉजेज हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्लॉजेज वो सारे सेलेक्ट की क्वेरी के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? सेलेक्ट की क्वेरी के साथ। मैं ये नहीं कह रहा सारे, मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, आपके पास एसक्यूएल कमांड का तीसरा सेट है, जिसका नाम है DQL। जिसका नाम है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज आता है, यानी एक ही कमांड आती है, वो है सेलेक्ट की। और सेलेक्ट के साथ जितने क्लॉजेस होते हैं वो भी आप इनमें ही काउंट कर सकते हो, लेकिन वो क्लॉजेस नहीं है। ठीक है, मतलब वो आपके पास इसके साथ यूज हो सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है। सेलेक्ट मैंडेटरी है। सेलेक्ट क्या है? मैंडेटरी है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अंधों की तरह हम लोगों ने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स कर दिया। डन है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया, सारा का सारे कॉलम, सारा का सारा डेटा आ गया। ठीक है। जब मैं अपने डेटाबेस को अपने किसी सिस्टम के साथ यूज करूंगा, या मैं डॉटनेट के साथ, PHP के साथ, लारावेल के साथ इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे क्या चाहिए होगा? ठीक है, मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे कभी ऐसा चाहिए होगा कि भाई मुझे स्पेसिफिक स्टूडेंट चाहिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का स्टूडेंट चाहिए, या मुझे सारे वो स्टूडेंट चाहिए जो तैयब से पढ़ रहे हैं। ठीक है। कभी मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो कराची से बिलोंग करते हैं। कभी मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनका नाम A से शुरू होता है, Z पर खत्म होता है, या उनका नाम जो है वो Z पर खत्म होता हो। ऐसे बच्चे चाहिए। तो मेरे पास जो है ना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं, या मेरे मुताबिक कि भाई मैं एक कंडीशन दूं और इस कंडीशन के मुताबिक डेटा फैच हो। ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लगाने से सारे कॉलम सारे डेटा के साथ आ जाते हैं, लेकिन हर दफा मुझे ये नहीं चाहिए होगा। जैसे लेट सपोज अगर डिलीट करना है तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, उसकी आईडी चाहिए बच्चे की, तो सिर्फ उसी बच्चे का रिकॉर्ड मुझे निकालना है आईडी के ब्याह पे। कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो ये सारी मैनिपुलेशन करने के लिए सेलेक्ट की क्वेरी के साथ क्लॉजेस यूज होते हैं। वैसे तो सेलेक्ट को भी क्लॉज कहा जाता है, लेकिन सेलेक्ट के साथ मजीद और क्लॉजेस यूज होते हैं। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला क्लॉज जो सेलेक्ट के साथ कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होता है, जो हम पढ़ चुके हैं, वो है वेयर। ठीक है। वेयर क्या करता है? देखो, जब हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये स्टैटिक क्या है? ऑल कॉलम्स। इसका क्या मतलब होता है? ऑल कॉलम्स। अगर मैं एसक्यूएल सर्वर ओपन करूं, हाथ के हाथ हम लोग करते जाते हैं ताकि हमें सर समझ भी आता जाए। न्यू क्वेरी करते हैं, और न्यू क्वेरी करने के बाद हम एक और डेटाबेस बना लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और उसका नाम मैं रख देता हूँ लेट सपोज क्लॉजेस। ठीक है, कुछ भी रख दो, क्लॉज DB के नाम से हमने रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे चलाया। सॉरी, चला नहीं। ठीक है, उसके बाद यूज किया मैंने क्लॉज DB को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? क्या? अच्छा, स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, क्लॉज DB को यूज करेंगे। उसके बाद एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज।
ठीक है। बहुत सारी हम लोग यहाँ पर कॉलम्स रख लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं रख लेता हूँ EMP ID इंटीजर होगी, स्टेबल की प्राइमरी की होगी, और ऑटो, ओ सॉरी, आइडेंटिटी 1,1। ठीक है। एम्प्लॉय नेम वारशार 100, नॉट नल। ठीक है। एम्प्लॉय एज, ठीक है, टाइनी इंटीजर चेक करना, क्या चेक करना, एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होनी चाहिए। ठीक है, साथ में सारी चीजें लगा रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सॉरी, EMP एज, है ना। ठीक है, उसके बाद मैंने रख दी EMP ईमेल, ठीक है, जो कि मैंने रख दी वारचार 255, देन यूनिक। ठीक है, उसके बाद EMP डिपार्टमेंट, या EMP हटा देता हूँ, खाली डिपार्टमेंट कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, बेसिकली मैं, मेरे जहन में चीजें हैं तो मैं एक ऐसा टेबल बना रहा हूँ जिसपे मैं आपको एग्रीगेट्स, क्लॉजेस और सब कुछ ऑपरेटर्स वगैरह लगाकर दिखा दूंगा। एक ही बारी में मैं वो टेबल बना रहा हूँ। ठीक है। वारचार 100 कर देते हैं। वैसे डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, लेकिन अभी समझाने के लिए, क्योंकि हमने जॉइंस नहीं पढ़े। अरे हाँ, जॉइंस नहीं पढ़े, याद आ गया, याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और EMP सैलरी कर देते हैं, इंटीजर रख देते हैं इसकी टाइप। आई थिंक सो काफी है। ठीक है। अब इसको करते हैं क्रिएट। क्या करते हैं, क्रिएट कर दिया। इस पूरी को मैंने करा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा GPT के पास। गुड, शाबाश। ठीक है, इसे बोलूंगा कि भाई मुझे 20 रॉज रिकॉर्ड इंसर्ट क्वेरी दे दो। रॉज रिकॉर्ड एक ही बात है, मैं दो दो बार लिख दिया। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ किया पेस्ट, और इसको किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कर दिया एग्जीक्यूट। देन हम लोगों ने चलाया डीक्यूएल कमांड, जो हमें डेटा रिट्रीव करके देती है किसी टेबल से, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया, आपके पास 20 रॉस का रिकॉर्ड आ चुका है। इसको कर देते हैं ऊपर। डन है। ठीक है, हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। डन है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि मुझे कॉलम फिल्टर करने हैं। क्या फिल्टर करने चाहिए अब, कॉलम। अब ये मुझे कितने कॉलम दिखा रहा है, लगाओ इसके नीचे, एक कान के नीचे, कितने कॉलम दिखा रहा हूं मैं। मतलब ऑल कॉलम्स क्या होते हैं, ID कॉलम है, नेम कॉलम है, एज कॉलम है, 20 रॉज हैं। तो 20 रॉज हैं। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ वो लोग देखने हैं जिनका डिपार्टमेंट IT है। ठीक है। या चलो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कॉलम फिल्टर करने हैं, मुझे सिर्फ सबके नाम देखने हैं, सारे एम्प्लॉयज के क्या देखने हैं। तो हम स्टेरिक की जगह क्या लिख देंगे, EMP नेम लिख देंगे। तो मेरे पास सिर्फ EMP नेम का कॉलम दिखाएगा, लेकिन इसने रिकॉर्ड फिल्टर, रिकॉर्ड वो सारे ही दिखा रहे हैं उस कॉलम के, 20 के 20। रिकॉर्ड तो कम नहीं हुए ना, सिर्फ कॉलम फिल्टर हो गया। क्या फिल्टर हो गया, कॉलम फिल्टर हो गया। अच्छा, अब एक और चीज यहां पर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, हाथ के हाथ। अगर मुझे ये देखना है कि रिट्रीव करते हुए ये जो EMP नेम लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह प्रॉपर लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम। तो SQL में एक टेक्निक का यूज होता है जिसे एलियास कहते हैं। क्या कहते हैं, एलियास। ठीक है, एलियास का सिंपल अगर मैं बहुत सिंपल कर दूं कि भाई निक नेम, एलियास का मतलब होता है निक नेम। एक निक नेम रख देना। और निक नेम कोई परमानेंट नेम नहीं होता, वो सिर्फ रिट्रीवल के वक्त आपको कॉलम का नेम दिखाएगा। इसके अलावा जहां से, इसके अलावा कॉलम का नेम चेंज नहीं होगा, सिर्फ रिट्रीवल के वक्त दिखाएगा आपको, टेम्पररी तौर पर, जब तक सेलेक्ट की क्वेरी आपने चला रखी है। ठीक है। अब एलियास को जो लिखने का तरीका होता है, हम लिखते हैं एज, बोलते हैं इसको एज है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है एलियास की। ठीक है। उसके बाद यहाँ आया और मैंने बोला कि EMP नेम को शो करो एलियास करके, यानी निक नेम रख के, और निक नेम मैंने रख दिया सिंगल कोटेशन में एम्प्लॉय नेम। क्या निक नेम रख दिया। तो जब मैं इसे फैच करूंगा तो कॉलम का नाम देखो अब कैसे शो कराएगा, एम्प्लॉय नेम। लेकिन परमानेंट नेम क्या है अभी भी, EMP नेम ही है। ठीक है, वो चेंज
नहीं, वो टेबल में कोई चीज चेंज नहीं होती सेलेक्ट की क्वेरी चलाने से, ये बात आपने याद रखनी है, सिर्फ वो रिट्रीव करके दिखाता है रिकॉर्ड को। ना रे, अब क्या करना है सर? हाँ भाई, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, अच्छा ये हटा दूं ताकि क्वेरी हमारी शॉर्ट हो जाएगी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मुझे सारे कॉलम दिखाओ, तो स्टेरिक लगा दिया, क्या लगा दिया? स्टेरिक लगा दिया। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस दफा आपको कॉलम फिल्टर नहीं करने, कॉलम मुझे सारे रखने हैं। निहाल कॉलम कितने रखने हैं? सारे, मतलब मुझे आईडी भी देखनी है, एम्प्लॉय की नेम भी देखना है, एज भी देखना है, ईमेल भी, डिपार्टमेंट भी और सैलरी भी। लेकिन सिर्फ उन एम्प्लॉयज की देखनी है जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। तो सर आपने दे दिए कंडीशन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आप रॉस को फिल्टर करने की, यानी रिकॉर्ड्स को। पहले हमने कॉलम फिल्टर किया, अब हम किसे फिल्टर कर रहे हैं? रिकॉर्ड्स को। तो रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए आपके साथ सेलेक्ट के साथ यूज होता है वेयर का क्लॉज। वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द रॉज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आप कंडीशन कोई भी दे सकते हो। डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास आईटी हो, या जिसकी एज जो है वो 25 या 30 के बीच हो, या वो एम्प्लॉयज दिखा दो जिनकी सैलरी 50 से ऊपर हो या 50 से नीचे हो। वो एम्प्लॉयज दिखा दो जिनका नाम जो है वो ए से शुरू होता हो और एन पर खत्म होता हो। ठीक है, वो एम्प्लॉय दिखा दो जिसकी ईमेल हो ali.khan@example.com। तो ये सारी क्या है? कंडीशंस हैं जो आपको रिकॉर्ड फिल्टर करके देंगी, सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाएंगी जो आप देखना चाहते हैं। उसके लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? वेयर का क्लॉज। ठीक है, अब वेयर का क्लॉज आपसे मांगता है कंडीशन। अब कंडीशन किसे कहते हैं? 2 बार हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं कंडीशन क्या होती है। कंडीशन किसको कहते हैं? या ये तो, या तो वो इफ एल्स नहीं पूछ रहा मैं। इफ एल्स में कंडीशन रखते हैं, कंडीशन किसे कहते हैं? तो अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलेगा जो मैं लिखूंगा वो कंडीशन होगी? क्या पहचान है कंडीशन की? टेक्निकली क्या है? इक्वल टू, बस। क्यों? इफ के ब्लॉक में तुम ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू ये सब नहीं लगाती? फिर ये तो इफ एल्स है। मैं तो इफ एल्स की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बोल रहा हूँ क्या पहचान है कि तुम समझो कंडीशन। भाई इफ को क्या चाहिए होती है? कंडीशन ना। तो तुम्हें कैसे पता ये कंडीशन है, यही देनी है इफ को? क्या पहचान है? मैं कंसोल डॉट लॉग क्यों नहीं दे सकता इफ के अंदर? या मैं इको क्यों नहीं दे सकता इफ के अंदर? क्यों इको कंडीशन नहीं हो सकती? कैसे पता इको कंडीशन नहीं है? कंडीशन की क्या पहचान है जानजेब? कंडीशन की क्या पहचान होती है? हाँ भैयन, क्या नाम था तुम्हारा? रयान। कंडीशन की क्या पहचान होती है? अबे भाई, इफ तो खुद कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। निहाल, नहीं पता? हर वो स्टेटमेंट जो आपको बूलियन रिटर्न करे उसे कंडीशन कहा जाता है। यानी कि उस बात से आपको ट्रू या फॉल्स मिलता हो। इको से ट्रू फॉल्स नहीं मिलता, कंसोल डॉट लॉग से ट्रू फॉल्स नहीं मिलता, लेकिन जितने भी रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनसे ट्रू फॉल्स मिलता है। अब रिलेशनल और कंपैरिजन, अब आपके पास देखो, मैं जो है ना स्पेसिफिक नहीं करूंगा, मैं साथ में ऑपरेटर्स भी पढ़ा रहा हूँ और क्लॉजेस भी पढ़ा रहा हूँ। वेयर क्लॉज पढ़ा है, अब मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ा रहा हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, और शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों को नहीं आता। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो आपको बूलियन देते हैं, यानी ट्रू फॉल्स देते हैं। ठीक है, फिर इनमें एडिशन हो जाती है लॉजिकल की। ठीक है, लॉजिकल इनके बगैर बनते नहीं है। ठीक है, कौन कौन से आते हैं कंपैरिजन में? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल होता है, यहाँ पर सिंगल होता है। ठीक है, और नॉट इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स कहाँ से आ गया? बोल तो रहा हूँ डबल इक्वल नहीं होता है स्केल्स में, सिंगल इक्वल ही होता है, क्योंकि यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो टीएसक्यूएल में होता है लेकिन यहाँ नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, ये वो ऑपरेटर्स है जो आपको क्या रिटर्न करते हैं? बूलियन। इन्हीं की मदद से कंडीशन बनाई जा सकती है। किसकी मदद से? इनकी मदद से क्या बना सकता हूँ? कंडीशन। मैंने बोला वेयर। अब आपको मैंने बोला कि भाई आपको वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जिनका डिपार्टमेंट इक्वल्स हो आईटी के, जिनका डिपार्टमेंट इक्वल्स हो। तो आपके पास डिपार्टमेंट वाले कॉलम का नाम क्या है? डिपार्टमेंट, नाम लिखा, इक्वल्स, क्या हो? इक्वल्स टू क्या रिटर्न करता है? ट्रू या
फॉल्स। अगर उसे कोई ऐसे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड मिलेंगे जिनका डिपार्टमेंट आईटी है तो वेयर आपको फिल्टर करके दे देगा, वरना करके नहीं देगा। ठीक है, समझने के लिए, इंटरव्यू में नहीं कहना है, समझने के लिए वेयर को आप इफ भी समझ सकते हो। चेक करेगा आगे की कंडीशन ट्रू है यानी रिकॉर्ड मिल रहा है तो ला देगा, वरना नहीं ला के देगा। ठीक है, इसे किया मैंने सेलेक्ट और एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड आ गए जो आईटी से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं स्टैटिक की जगह सिर्फ नाम लिख दूं तो मुझे सिर्फ उन बंदों के नाम मिल जाएंगे जो आईटी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिट्रीवल चाहते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा वो कह रहा है आईटी वालों के सिर्फ नाम चाहिए, बाकी चीजें तो कॉलम चेंज कर देंगे, स्टैटिक ऑल कॉलम्स हटाकर सिर्फ कॉलम का नाम लिख देंगे। तो बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, अगर मैं इसको करने बैठूं तो पता नहीं कितनी वेरिएशंस होंगी। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, अब मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे वो डिपार्टमेंट देखने यानी वो रिकॉर्ड देखने जिनका डिपार्टमेंट आईटी हो और उनकी सैलरी जो है 50,000 से ऊपर हो। अब कितनी कंडीशन बोल रहा हूँ? भैया कितनी कंडीशन बोली है? मैंने बोला है, सुन बैठी हुई हो क्या? मैंने बोला है कि अब मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनका डिपार्टमेंट क्या हो जानजेब, डिपार्टमेंट क्या हो जिनका आईटी हो और उनकी सैलरी क्या हो 50,000 से ऊपर हो। अब कितनी कंडीशन दी? दो। क्या दो वेयर लगा सकता हूं मैं एक कंडीशन में? अच्छा, दो कंडीशन लगा सकता हूँ, एक कंडीशन दे दी, उसके आगे मैंने एक और कंडीशन दे दी, लेट सपोज ईएमपी सैलरी आपने बोला सर ग्रेटर देन हो किससे। अब यहाँ ग्रेटर देन लगेगा, इक्वल नहीं लगेगा, अगर इक्वल लगा दूंगा तो सिर्फ 50,000 वाला लाएगा। ग्रेटर देन में पूरी रेंज आ जाएगी 50,000 से अब। इक्वल्स टू करोगे तो 50,000 आ जाएगा, लेकिन मैं 50,000 को शामिल करना नहीं चाह रहा। ठीक है, वो आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर देखो फिर चारों ही आ जाएंगे ना। यहाँ पर 50,000 वाला मैं स्किप करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक वेयर क्लॉज के साथ दो कंडीशन नहीं रह सकती। अब इससे मसला क्या होता है देखो, इससे मसला ये होता है कि ये कंडीशन आपको एक बुलियन वैल्यू देगी, ट्रू या फॉल्स, और ये दूसरी भी ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो अब वेयर कंफ्यूज हो जाएगा किसका मानूं। एक ट्रू हो रहा है एक फॉल्स हो रहा है, दोनों फॉल्स हो रहे हैं, या एक पहला वाला फॉल्स हो रहा है दूसरा ट्रू हो रहा है, अब किसकी माने वो। अब क्या करेंगे, यहां पर लगेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर से लगेंगे? लॉजिकल, जो प्रोग्रामिंग में हम पढ़ के आ चुके हैं वही लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास एंड आता है, प्रोग्रामिंग में हम इसे डबल एम% लिखते थे, लेकिन एसक्यूएल में हम एंड पूरा लिखते हैं। ठीक है, और और नॉट, और नॉट। ठीक है, अच्छा, अब एंड और जो है वो बेसिकली जजेस हैं। क्या है? जजेस हैं। ये क्या करते हैं, ये दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन लेते हैं और फैसला सुनाते हैं, इसकी भी बात सुनेंगे इसकी भी बात सुनेंगे, मतलब इसकी बुलियन वैल्यू भी लेंगे और इसकी भी बुलियन वैल्यू लेंगे और अपने मुताबिक फैसला सुनाते हैं। अब इनके फैसला सुनाने की जो आपके पास फ्लो है या जो रूल्स हैं वो क्या है? एंड क्या कहता है? इसे क्या कहते हैं? इन रूल्स को क्या कहते हैं? इन रूल्स को कहते हैं ट्रुथ टेबल। बताया होगा, मैं मान नहीं सकता ना बताया हो, सब भूले हुए हो। इन रूल्स को कहते हैं ट्रुथ टेबल, यानी कि इनकी सच्चाई क्या है, ये कैसे फैसला देते हैं। ठीक है, एंड और क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कंडीशन लेते हैं और आपको एक बुलियन वैल्यू देते हैं, ताकि इन दी एंड वेयर को कितनी बुलियन वैल्यूज मिले, एक। दो मिलेंगी तो वेयर कंफ्यूज हो जाएगा जब ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो एंड क्या करता है बेसिकली, यहाँ मैं टेबल बना रहा हूँ, ये आपकी कंडीशन 1 है, C1, ये कंडीशन 2 है और ये रिजल्ट है। और ये किसका ट्रुथ टेबल बना रहा हूं मैं? एंड का। एंड कहते हैं अगर मेरे पास जो दो कंडीशन है उसमें से पहली ट्रू हो जाती है और दूसरी भी ट्रू हो जाती है तो मैं दूंगा ट्रू। अगर पहली ट्रू हो जाती है दूसरी फॉल्स हो जाती है तो मैं दूंगा फॉल्स। अगर पहली फॉल्स हो जाती है दूसरी ट्रू तो फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स तो फॉल्स। है कौन बोला ट्रू? ठीक है, तो एंड का सिंपल सा रूल है कि मेरे पास मौजूद तमाम कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी मैं ट्रू दूंगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, इनके बीच लगा दिया मैंने एंड। क्या लगा दिया? एंड। अब क्या होगा, सबसे पहले फिल्टर करेगा आईटी वाले बंदे और उनमें से भी फिल्टर करेगा फिर कौन से,
50,000 से ऊपर वाले बंदे कर दिए फिल्टर। दो कंडीशन एक साथ भी दे सकते हो, तीन भी दे सकते हो, आगे एक और एंड लगाओ, एक और कंडीशन दे दो, फिर एक और एंड लगाओ, और जो भी लगाना है आपको आप लगा सकते हो। डन है? ठीक है। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग में और एसक्यूएल में एंड और का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज है, मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने दो कंडीशंस के बीच, दो कंडीशंस के बीच क्या लगा रखा है, बोलो? एंड लगा रखा है। क्या लगा रखा है? एंड। तो सबसे पहली कंडीशन चेक करेगा, आरटी वाले बंदे अलग कर लेगा। क्या करेगा? और उन्हीं में से वो बंदे उठाएगा जिनकी 50,000 से अब सैलरी है। किससे अब सैलरी है? 50,000 से अब। जबकि अगर देखो यहां पर मैं और लगाऊं, क्या लगाऊं? और लगाऊं, तो यहां पर आप देखो क्या हो रहा है। और क्या बिहेवियर क्या है? एंड का बिहेवियर क्या था? उसने बोला पहले डिपार्टमेंट आईटी वाले बंदे अलग करो, और उन्हीं में चेक करो 50,000 से अब सैलरी किसकी है। तो एंड का बिहेवियर ये है कि उसी रिकॉर्ड पर चेक करता है। जबकि और का बिहेवियर ये है कि वो दोनों कंडीशंस के रिजल्ट्स अलग अलग लाके देता है। किस चीज का? सर थोड़ा रुक जाए, पढ़ाने तो दें 12:15 तक। ठीक है। अच्छा, और का बिहेवियर क्या है? और दोनों कंडीशंस के रिकॉर्ड को अलग अलग रिट्रीव करता है। क्या करता है? अलग अलग। अब देखो, इसने वो बंदे अलग ला दिए जो आईटी से बिलोंग करते हैं, और वो सारे बंदे अलग ला दिए जो 50,000 से अबव सैलरी वाले हैं। देखो, इसकी सैलरी 50,000 से अबव नहीं है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट क्या है? इसकी सैलरी 50,000 से अबव है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा 70 कर देते हैं ताकि रिकॉर्ड कम हो जाए। अब देखो, मैनेजमेंट वाला बंदा है। अब मैनेजमेंट वाले बंदे पर डिपार्टमेंट आईटी वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, लेकिन उस पर एक कंडीशन ट्रू हो गई, कौन सी? 70,000 वाली। ठीक है। तो आपके पास एंड कहता है मैं वो रिकॉर्ड तब लाके दूंगा जब आपका वो रिकॉर्ड दोनों कंडीशंस पे पूरा उतरेगा। किस पर पूरा उतरेगा? दोनों कंडीशंस पे। और कहता है कि अगर इन दोनों कंडीशंस पे से किसी एक पर भी वो रिकॉर्ड पूरा उतर गया तो मैं ला दूंगा। ठीक है। अब उसने चेक किया, उसने अली खान का रिकॉर्ड उठाया। क्या उठाया? अली खान का रिकॉर्ड उठाया। उसने बोला चेक करो क्या अली खान का डिपार्टमेंट आईटी है? हाँ भाई है। क्या उसकी सैलरी 50,000 से अबव है? नहीं है, लेकिन और कहता है एक भी ट्रू तो ट्रू। ठीक है। और का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है नवाल? ये और का ट्रुथ टेबल है, कंडीशन वन, कंडीशन टू और रिजल्ट। और कहता है पहली ट्रू दूसरी ट्रू तो ट्रू, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स तो ट्रू, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू तो ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स तो फॉल्स। हाँ, और जब आपको फॉल्स देगा जब सारी फॉल्स हो। ठीक है। एंड सारी ट्रू होने पर और सारी फॉल्स होने पर फॉल्स देता है। ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल है और का। तो इसने देखो, अच्छा इसने मैनेजमेंट वाला बंदा उठाया, ये दानिश। ठीक है। इसने बोला चेक करो क्या दानिश का रिकॉर्ड इस कंडीशन पे पूरा उतरता है, डिपार्टमेंट आईटी नहीं है, लेकिन उसकी सैलरी क्या है? 70,000 से अब उसने लाके दे दिया। जबकि एंड में ऐसा नहीं था। एंड में क्या था कि उस बंदे का डिपार्टमेंट भी आईटी होना चाहिए और सैलरी भी 50,000 से अब होनी चाहिए। ठीक है, ये और एंड है। डन है? ठीक है। अच्छा, इसमें नॉट जो है ना, नॉट डायरेक्टली नहीं लगता है, नॉट डिफरेंट क्लॉजेस के साथ लगता है, नॉट बिटवीन, इज नॉट नल, वो भी अभी मैं सिखाने वाला हूँ आगे। ठीक है। ये सबको समझ आ गया वेयर का क्लॉज? ठीक है। वेयर के क्लॉज के साथ भी आप मल्टीपल सब क्लॉजेस यूज कर सकते हो। और क्या है? ऑपरेटर। हाँ, और क्या है? ऑपरेटर है, और क्लॉज नहीं है, और क्वेरी का पार्ट नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है। एंड हो गया, और हो गया, और अच्छा, अब सुनो, इस एक एक क्वेरी ना मैं सेलेक्ट स्टेरिक वाली लिख के रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार तुम्हें पूरा पूरा रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। तो एक क्वेरी हम लोग ये लिख के रख लेते हैं। ठीक है। अब देखो, मुझे ना वो बंदे देखने हैं जिनकी एज 30 से 35 के बीच है। जिनकी एज क्या है? 30 से 35 के बीच है। यानी कि उनकी एज 30 से अबव होनी चाहिए और 35 से लेसर होनी चाहिए। तो दो कंडीशन बन सकती हैं, आओ बनाते हैं। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, किस पे लगाने कंडीशन? एज पर। तो ईएमपी
एज ग्रेटर हो, इक्वल्स हो किसके, 30 के। और दूसरी कंडीशन क्या है, ईएमपी एज लेसर हो, इक्वल्स हो 35 के। 30 और 35 की रेंज बन गई। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 एंड लेस देन इक्वल्स टू 35, और इनके बीच लगेगा एंड और। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि भाई एक कंडीशन पूरे पे हो, आपके पास वो रिकॉर्ड दोनों कंडीशन पे उतरता हो, तो मैं लगाऊंगा, सेलेक्ट करता हूं, तो मेरे पास वो बंदे आ गए जिनकी एज 30 से 35 है। आ गए। ठीक है। इसी चीज को आप बिटवीन की क्लॉज से शॉर्टर फॉर्म में कर सकते हो। जब आपको एक रेंज देनी हो, यहां दिए मैंने रेंज, और रेंज हमेशा नंबर्स की होती है। रेंज किसकी होती है, टेक्स्ट की रेंज। थोड़ी तैयब से लेकर अदनान तक के रिकॉर्ड ला दो, सेंस बनती है। लेकिन 20 से 30 तक के रिकॉर्ड ला दो, सेंस बनती है। तो जब आपको रेंज देनी हो तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके लिए आपको बिटवीन का ऑपरेटर भी मिलता है। दिस इज ऑल्सो ऑपरेटर। बिटवीन भी क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट कर लो सारा कॉलम्स का डेटा, किस में से, एम्प्लॉयज में से, किस में से, और फिर वेयर, वेयर के बाद जिस कॉलम पर कंडीशन लगानी है, यानी हमने किस पर लगानी है, एम्प्लॉय एज के ऊपर, जहां पर एम्प्लॉय एज बिटवीन हो, क्या हो, बिटवीन हो किसके किसके बीच। देखो अगर मैं बोलूं दरमियान में हो 30 और 35, तो दरमियान तो लिख दिया बिटवीन, फिर लिखा 30, उर्दू के और को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड। अरे भाई जो उर्दू बोल लो वही लिख दो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। बिटवीन 30 एंड, तो बिटवीन के साथ एंड ऑपरेटर यूज होता है कंपलसरी, वरना आप रेंज नहीं बना सकते। सिर्फ 30 और 35 लिख दोगे तो वो क्या समझेगा, 30 एंड 35। ठीक है। इसे चलाते हैं, और चलाने के बाद मेरे पास वही सेम रिजल्ट आ रहा है जो ऊपर वाली करी। तो ये ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करो, ऊपर वाली से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। और कौन सा है भाई, और कौन सा क्लॉज है। ग्रुप बाय हैविंग पे आते हैं, सबर करो, एकदम जम नहीं मारो। है, लाइक ऑपरेटर, क्लॉज पूछ रहा हूँ मैं तो। बेटा इंटरव्यू में बोल भी मत देना लाइक जो है वो क्लॉज है, टमाटे मार के निकाल देगा वो बाहर। हाँ भाई, पढ़ के आए हो ना तुम लोग तो। और कौन सा क्लॉज है, एनबी ऑपरेटर है। अभी तक हमने कितने क्लॉज पढ़े, वेरी पढ़ा है। और बताओ क्लॉज। भाई नीचे आओ ना अभी आप, ग्रुप बाय डायरेक्ट करवाऊंगा ना तो। बताओ। है, टॉप। अच्छा मैं समझा पॉप बोल रही हो तो। ठीक है। कौन सा क्लॉज है हमारे पास, टॉप का। ठीक है। ये बेसिकली माइस्क्यूल में जो लिमिट था उसका ऑपोजिट है, ऑपोजिट तो नहीं मतलब वैसा ही है। ठीक है। टॉप का जो क्लॉज है वो यूज होता है आपके पास आपकी रॉस को फिल्टर करने के लिए, जो आप अगेन वेयर से भी कर सकते हो। आप रेंज बना दो कि भाई आपको इधर से इधर तक के रिकॉर्ड चाहिए टॉप। ठीक है। अच्छा सेलेक्ट स्टेरिक, स्टेरिक लगेगा नहीं, टॉप का क्लॉज सेलेक्ट के साथ लगता है। टॉप का क्लॉज वेयर के साथ, टॉप का क्लॉज वेयर के साथ नहीं लगता। आपने बोला सेलेक्ट टॉप, क्या लिखेंगे, 3 फ्रॉम, फ्रॉम एम्प्लॉयज। बेसिकली स्टेरिक की जगह पर ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो फिर डेटा कैसे फेच करूंगा टेबल से, फ्रॉम हटा दूं। अच्छा अगर मैं यहाँ स्टेरिक लगा दूं फिर हो जाएगा। भाई कॉलम्स भी तो बताने ना, टॉप 3 रिकॉर्ड्स, कॉलम बता दिए ना स्टेरिक। चलाए, चल जाएगी, चल जाएगी नहीं चल जाएगी, चल गई। तो टॉप का क्लॉज यूज होता है आपकी रॉस को फिल्टर करने के लिए टॉप से।
आपको टॉप के 3 रिकॉर्ड चाहिए, आपको 10 चाहिए, आपको 15 चाहिए, आपको लाख चाहिए, तो आपने सिर्फ स्टेरिक से पहले आके क्या लिख देना तैयबा, टॉप, और नंबर लिख देना साथ में। डन है? ठीक है। ये बेटा लिख भी रहे हो, तुम्हारा हाथ चलता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। लिख लिया टॉप वाला? डन है? ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज करते हैं। राफे साहब, सॉर्ट पता है क्या होता है? सॉर्ट, तरतीब। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बहुत सारे नंबर्स दूं और मैं तुम्हें बोलूं तरतीब करो इन्हें, तो तुम कितने तरीकों से तरतीब कर सकते हो उन्हें? मैं बहुत सारे नंबर्स दूं तुम्हें अलग अलग, रैंडम, ऊपर नीचे, ठीक है, और मैंने बोलूं तरतीब में ले आ जाओ, तो मैं कितनी कितनी तरीके से तरतीब दे सकते हो उन्हें? मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, 9, 6, 2, 8, 4, 5 से 510, 1,10,000, तरतीब में, काउंटिंग वाइज, इसे क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और दूसरा इसको उलट कर दो, यानी बड़े से छोटा नंबर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स, अपनी रॉज को अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली सॉर्ट करना हो, तो हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय का क्लॉज। कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? ऑर्डर बाय का क्लॉज, तरतीब, सॉर्ट, सॉर्ट करके देता है आपको। अब आप अल्फाबेटिकली भी कर सकते हो और न्यूमेरिकली भी, यानी कि आईडीज, वैसे तो आईडीज पहले से तरतीब में, तो आईडी पे लगाने का कोई फायदा नहीं है, हम लगाते हैं नेम पे। देखो क्या नेम तरतीब में, अब देखो 8th आईडी पे जेड वाला बच्चा आ रहा है, जेड वाला बच्चा कहाँ आना चाहिए था? सबसे लास्ट में, क्योंकि ए पहले आता है, जेड सबसे एंड में आता है। तो मैं लिखूंगा, सेलेक्ट कर लो तमाम कॉलम्स। अब आपके ऊपर, आप तमाम कॉलम देखना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, मैं चलो नेम देख लेता हूँ खाली। मैंने बोला सिर्फ नाम सेलेक्ट करो एम्प्लॉयज के, फ्रॉम किस में से? एम्प्लॉयज के टेबल में से, और उस पूरे के पूरे नेम के कॉलम को ऑर्डर बाय कर दो। क्या कर दो? ऑर्डर बाय। अब आपको इसे ये बताना है कि ऑर्डर बाय यानी तरतीब किस कॉलम की वैल्यूज के हिसाब से करना है। मुझे किस कॉलम की वैल्यूज के हिसाब से करना है? एम्प्लॉय नेम के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो मैंने बोल दिया इसको तरतीब दो, बाय किसके हिसाब से? एम्प्लॉय नेम के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर लिखा, सेलेक्ट किया, ये लो आपके पास देखो तरतीब आ गई। अब देखो जेड वाला बच्चा सबसे आखिर में आ रहा है, आ रहा है सबसे आखिर में, ए वाला पहले आ रहा है, फिर बी, वी, डी, एफ, एच, आई, के, एम, एन, ओ, एस, यू, एंड जेड। ऐसा है नहीं है? हाँ भाई, हाँ भाई, हुआ क्या हो गया? तरतीब हो गई नहीं हुई? अल्फाबेटिकली ए वाले बच्चे पहले और जेड वाला सबसे आखिर में चला गया। ठीक है, वहीं पर आप अगर इसको नेम की जगह स्टेरिक लगा दो, तो फिर सारे रिकॉर्ड इसके हिसाब से फिल्टर हो जाएंगे। देखो अब 10 आईडी वाला बच्चा पहले आ रहा है, क्योंकि सबसे आखिर में था। अहमद का ए से नाम शुरू हो रहा है ना, इसकी आईडी 10 थी। ये देखो, बाय डिफॉल्ट ये टेबल में सबसे आखिर में था, ये देखो है। अहमद कहाँ गया? क्या आईडी थी अहमद की? 10, ये रहा। ठीक है, अब जब ऑर्डर बाय करेंगे तो जाहिर सी बात है ये कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और देखो जेड वाला 8 वाला सबसे आखिर में चला गया। ठीक है, अब न्यूमेरिकली भी आप कर सकते हो, एज के हिसाब से कर दें। किसके हिसाब से? एज के हिसाब से। तो मैं ईएमपी नेम की जगह क्या लिख दूंगा? क्या अब तरतीब किसके हिसाब से दे दो? ईएमपी एज के हिसाब से दे दो। तो अब आप देखो 21 और सबसे आखिर में 40, हो गई तरतीब रिकॉर्ड्स की। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर है तैयब भाई? असेंडिंग है, डिसेंडिंग है? असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? जल्दी। अरे बेसिक मैथ से बेटा। तो मैम असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? छोटे से बड़ी वैल्यू तो पहले बोल देती। जान जाए डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? बड़ी वैल्यू से छोटी। अभी कैसे आ रहा है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कि ऑर्डर बाय डिफॉल्ट किस में कर रहा है? असेंडिंग में। और अगर मुझे डिसेंडिंग में करना हो तो आपके पास दो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों के लिए आपके पास पहला कीवर्ड है, सॉरी, एएससी, और दूसरा है डीईएससी। असेंडिंग में करना हो तो एएससी लिखेंगे, डिसेंडिंग में करना हो तो डीएससी, कॉलम के नाम के बाद। ठीक है, असेंडिंग में बाय डिफॉल्ट करता है तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो। एएससी आपको असेंडिंग में ही करके देगा, देखो किस में करके दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बाकी हम कर देते हैं इसको डिसेंडिंग। अब ये सबसे
बड़ी एज वाला रिकॉर्ड निहाल सबसे पहले लाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, देखो हो गया डिसेंडिंग। तो आप किसी भी कॉलम को अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली अरेंज कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है ये चीज? उसके बाद क्या है भाई अब? अच्छा, टॉप पढ़ाया था, टॉप, टॉप पढ़ाया था। ये कौन सी रोज लाके दे रहा है? टॉप थ्री। टॉप फाइव लिखूंगा तो टॉप फाइव लाके देगा। मुझे नीचे की तीन रोज चाहिए। चलो, मैं आपको बताता हूँ और आसान कर देता हूँ। मुझे टॉप थ्री वो रिकॉर्ड चाहिए जिनकी एज सबसे कम है। इसमें आप जितना घुसो ना सेलेक्ट की क्वेरी में, बहुत उतना कम है। इतनी मुझे सारी, सारे क्लॉजेस और सारी क्वेरीज और सारी कमांड एक जगह और सेलेक्ट एक जगह। अभी तो आधी भी नहीं हुई। मुझे टॉप थ्री वो अब देखो, ये टॉप थ्री रिकॉर्ड ला रहा है क्या? ये सबसे कम एज वाले हैं, 21 वाला भी तो था। ऐसा ही है। मुझे टॉप थ्री रिकॉर्ड वो चाहिए जिनकी एज सबसे कम है या सबसे ज्यादा है। दिमाग चल रहा है भाई। देखो, मैंने यहाँ लिखा है सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय एम्प्लॉयज डिसेंडिंग। तो मेरे पास ये जो पूरा रिकॉर्ड है ये कैसे तरतीब में आ गया कि सबसे बड़ी एज वाले एम्प्लॉय पहले, फिर दूसरे पे उससे कम, फिर तीसरे पे उससे कम। अगर मैं यहाँ पर स्टेरिक से पहले लिख दूं टॉप थ्री, तो ये कौन से सेलेक्ट कर लेगा? ये तीनों। तो सबसे बड़ी एज वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे, और इसी को अगर मैं सेंडिंग कर दूं तो सबसे कम एज वाले टॉप थ्री रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो मैं मिलाकर भी इन क्लॉजेस को इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लियर है? और अगर इसी को मैं क्या कर दूं, क्या नाम है, नवाल, तो क्या होगा? सबसे कम एज वाले आ जाएंगे। ठीक है। तो आप जिस तरह चाहो, जैसे सोचना चाहो, जिस तरह रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाहो, आप कर सकते हो इन सबको मिला के। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? पक्का? आगे बढ़े। अच्छा, अब मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जो आईटी, एचआर और मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा, सर आप बोलेंगे सेलेक्ट कर लें तमाम रिकॉर्ड किस में से? एम्प्लॉयज में से। वेयर, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईटी। और सर ये एक ही रिकॉर्ड पर तीनों कंडीशन चेक ना हो तो हम क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। ठीक है, कि कोई एक भी हो जाए तो ले आना। फिर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, क्या बोला था, एचआर। और इसके बाद कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, और डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स का है, सपोर्ट कर देते हैं। डन। ऐसा ही है। तो मुझे वो तमाम रिकॉर्ड मिल जाएंगे जो आईटी, एचआर और सपोर्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पर किया इसे एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे वो सारे रिकॉर्ड मिल गए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और ऑपरेटर पढ़ाता हूँ जिसका नाम है इन ऑपरेटर। क्या नाम है? ठीक है। इन ऑपरेटर यही काम करता है बेसिकली। अगर आप अपने वेयर की स्टेटमेंट में एक ही कॉलम से एक ही बार बार डिफरेंट वैल्यू चेक करो। अब यहाँ देखो सिर्फ डिपार्टमेंट ही आ रहा है, कोई और कॉलम बीच में नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ईएमपी एज की कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये अब बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आप एक ही कॉलम से डिफरेंट वैल्यूज मैच करके रिकॉर्ड उठा रहे हो, ठीक है, तो ये काम शॉर्टर फॉर्म में इन ऑपरेटर कर देता है। इन ऑपरेटर ये पूरी लिस्ट लेगा आपसे डिपार्टमेंट की और आराम से कर देगा। आपको बार बार कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखो, the SQL in operator is a logical operator used in a where clause। अब देखो ये किसके साथ यूज होता है? वेयर, जैसे एंड और वगैरह। ठीक है, तो आपके पास ऑपरेटर जितने भी देखे हमने वो तमाम वेयर के साथ यूज हो रहे थे। ठीक है, वेयर क्लॉज टू डिटरमाइन इफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू मैचेस एनी वैल्यू विद इन अ लिटरल लिस्ट और अ सब क्वेरी। ये आपसे एक लिस्ट लेता है वैल्यूज की, और मैच करता है, जो जो वैल्यूज मैच होती जाती है उनके रिकॉर्ड उठाता जाता है और आपको शो करा देता है। ठीक है, अब इसको लगाने का तरीका क्या है? इसी क्वेरी को मैंने कॉपी किया इसके नीचे, ताकि आप मैं देख सको कि इसको कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं। वेयर डिपार्टमेंट लिखना है आपने। कंडीशन
नहीं लिखनी, क्योंकि मैंने लिस्ट किस पे चेक करानी है? डिपार्टमेंट पे। आईटी किसकी वैल्यू है? डिपार्टमेंट की। मार्केटिंग किसकी वैल्यू है? डिपार्टमेंट की। तो मैंने बोला सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा एम्प्लॉयज के टेबल से वेयर जहां पर डिपार्टमेंट। अब इक्वल टू लगाने के बजाय आपने लगाना है इन ऑपरेटर, और फिर आपने लगाने पैरेंथेसिस, और इसमें आपने पूरी लिस्ट दे देनी है वैल्यूज की, जो जो आप चाहते हो डिपार्टमेंट मैच होके आ जाए। तो मैंने पहली लिस्ट दे दी आईटी की वैल्यू, फिर दूसरी दे दी मैंने एचआर की, फिर तीसरी दे दी मैंने सपोर्ट की। इसे कहते हैं लिटरल रेस या इन ऑपरेटर लिस्ट। तो शॉर्ट हो गया सिंटेक्स। ठीक है। तो सेलेक्ट कर लो तमाम कॉलम्स का डेटा एम्प्लॉयज के टेबल से जहां पर डिपार्टमेंट इन मौजूद हो इनमें, यानी आईटी की वैल्यू वाले डिपार्टमेंट, एचआर वाले और सपोर्ट वाले। तो ये ऊपर इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा है कि इन ऑपरेटर लिख दो। काम उससे भी हो रहा है, काम उससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है। तो देखो आपको वो तमाम बंदे ला दिए जो आईटी एचआर और सपोर्ट से बिलोंग करते हैं। डन है राफे? कौन सा ऑपरेटर है ये? इन। इसे आप वैल्यूज की लिस्ट देते हो और ये उस कॉलम में चेक करता है जो जो जिस जिस रिकॉर्ड के आगे इसे ये वैल्यू मिलेगी वो पूरा रिकॉर्ड उठाकर दे देगा। ठीक है, यानी चेक करेगा, डिपार्टमेंट में जाएगा, आईटी वाले बंदे उठाओ, एचआर वाले उठाओ और सपोर्ट वाले। इसी तरह अगर मैं बोलूं सेलेक्ट कर लो फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि यार मुझे ना वो बंदे दिख जाए जिनकी एज 30 है, 35 है और 28 है। तो आप ये लिखोगे कि वेयर ईएमपी एज इक्वल्स टू 30 और ईएमपी एज इक्वल्स टू 35 और ईएमपी एज इज इक्वल्स टू 20। कितनी बड़ी ख्वारी है? तो इसकी जगह क्या लगा लेंगे? सेम कॉलम की डिफरेंट वैल्यूज मैच करनी हो तो इन ऑपरेटर लगा दो। तो मैं लगा दूंगा यहाँ पर ईएमपी एज इन मौजूद हो किस किस में? 30, 35, 38। ठीक है, मौजूद होगी तो ले आएगा 38, वरना नहीं लाएगा। ले आया तीनों, देखो। तो आप इसे किसी पर भी लगा सकते हो। क्लियर है ये चीज? इसके बाद क्या है भाई? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है गया। हाँ भाई। अच्छा, यहाँ पर आओ ऊपर। मैंने आपको बिटवीन पढ़ाया था। ठीक है। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ईएमपी एज बिटवीन 30 एंड 35। मतलब ये अब सिर्फ वो रिकॉर्ड ला के देगा जिसकी एज 30 और 35 के बीच में होगी, या 30 और 35 बीच में शामिल है। अगर आप इसके पीछे लगा दो तो अब ये 30 और 35 वालों को छोड़कर सबका रिकॉर्ड ला कर देगा। पहले 30 और 35 वालों का लाके दे रहा था, नॉट बिटवीन लगा दिया तो अब इनके अलावा सारे रिकॉर्ड ला कर देगा। एरर तो नहीं आएगा? पता नहीं यार, मैं खुद पहली दफा ट्राई कर रहा हूँ। देख लो, आपको 30 से 35 के बीच में एज वाला कोई बंदा दिख जाए यहाँ पर। देख रहा है? 30, 31, 32, 33, 34 या 35 वाला कोई भी नहीं है, जबकि आपके पास रिकॉर्ड्स में है। ऐसा ही है। ठीक है, तो 14 रिकॉर्ड आ रहे हैं अभी कुल मिलाकर, यहाँ पर 20 की जगह 6 ऐसे हैं जो 30 और 35 के बीच आते हैं। क्लियर है? तो इसको आप नॉट को इसके साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बिटवीन नॉट बिटवीन, लाइक नॉट लाइक, इज नल नॉट इज नल। ठीक है, अभी ये भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसके साथ नॉट लगा दूं तो लग जाएगा? पहले मैंने बोला वो एम्प्लॉयज ला दो जिनकी एज 30, 35 और 38 है। अब मैंने इनके पीछे लगा दिया। अब ये वो एम्प्लॉयज लाके नहीं देगा, बाकी लाके देगा? लाके देगा, पक्की बात है? सोच लो। ला कर देगा? क्या क्वेरी बन रही है? सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा एम्प्लॉयज में से वेयर ईएमपीएज नॉट इन हो इन वैल्यूज के। अब ढूंढ के दिखा दो 30, 35 और 38 वाला बंदा आप। ठीक है, तो नॉट क्या करता है? कंडीशन को ऑपोजिट कर देता है। जो काम हो रहा है वो नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो नॉट का ऑपरेटर भी लगाकर आपको दिखा दिया। डन है? इसके अलावा इसके साथ तो नहीं लगेगा? ठीक है, बाकी सही है। डन है? अच्छा, अब क्या है? लाइक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? लाइक ऑपरेटर। अब लाइक ऑपरेटर क्या बोला है? लाइक ऑपरेटर यूज होता है पैटर्न मैचिंग के लिए, स्ट्रिंग मैचिंग के लिए। किसके लिए? पैटर्न मैचिंग के लिए। ठीक है। अभी सर मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मुझे वो बच्चा ला दो राफे जिसका नाम अली खान हो, तो तुम बोलोगे वेयर
EMP नेम इक्वल्स टू अली खान, सिंपल। तो आपको अली खान वाला मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं कहता हूं कि मुझे वो बच्चे ला जाओ जिनका नाम ए से शुरू होता हो, आगे का नहीं पता, आगे कुछ भी हो, नाम किससे शुरू होता हो, ए से। या फॉर एग्जाम्पल उसका नाम एन पर खत्म होता हो। ये सब छोड़ो, आखिर और आप वो भी छोड़ दो, आखिर और स्टार्ट का भी छोड़ दो, मैंने बोला उसके नाम में कहीं ना कहीं बीच में एल आता हो या आई आता हो। ये कहलाती है स्ट्रिंग या पैटर्न मैचिंग, और ये सिर्फ उन कॉलम्स पर लगती है जिनमें टेक्स्ट होता है। ये न्यूमेरिक पे काम नहीं करता है, ये न्यूमेरिक्स पे काम नहीं करता। अब पैटर्न मैच करना है, आपको क्या करना है, पैटर्न मैच करना है। आप कह रहे हो सर वो बच्चे ला दें जिनका नाम, जाहिर सी बात है स्ट्रिंग में लिखेंगे ए से शुरू होता हो, ऐसा ही है। अब देखो, आपने स्टार्ट का बता दिया, स्टार्ट ए से हो, लेकिन आगे कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे और कितने होंगे ये आपको नहीं पता, ऐसा ही है। ए के बाद कितने कैरेक्टर्स होंगे और कौन कौन से होंगे हमें नहीं पता। अब वो चीज बताने के लिए कि ए के आगे कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं, उसके लिए आपके पास लाइक ऑपरेटर के साथ कैरेक्टर्स यूज होते हैं जिन्हें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कितने हैं नवाल, दो हैं। कौन कौन से हो मैमा, कौन कौन से जानजेब, रयान है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। मैं खुद भूल गया यार, बताओ। नहीं पता। दो करेक्टर होते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर जो लाइक ऑपरेटर के साथ पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होते हैं। एक है आपके पास ये परसेंटेज का साइन, इसका कोई खास नाम नहीं है, ठीक है। और एक है आपके पास अंडरस्कोर, ये पिछले हाइफन छोड़ दो, ये कमेंट लगाया, ठीक है। एक है आपके पास परसेंटेज का साइन और एक है अंडरस्कोर। ये जो परसेंटेज का साइन है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके पास वन और मोर करेक्टर्स को। किसे रिप्रेजेंट करता है, वन और मोर करेक्टर्स को। और अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है ओनली वन करेक्टर, ओनली वन करेक्टर। अब देखो, ए है, पहला करेक्टर क्या होना चाहिए हमेशा, ए होना चाहिए। और ए के बाद कितने भी और कोई भी करेक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि इधर नहीं पता कि आगे एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, तो यहाँ अंडरस्कोर लगना चाहिए या परसेंटेज, परसेंटेज। वन और मोर करेक्टर्स, अगर मैं अंडरस्कोर लगाता हूं तो वो ऐसा नाम ढूंढेगा जिसका नाम ए से शुरू होता है और ए के बाद सिर्फ एक और करेक्टर हो उसके नाम में, उसके बाद कोई करेक्टर ना हो। मतलब ये ऐसा होगा बिल्कुल कि वो चेक करेगा भाई ए एल, ऐसा कोई नाम नहीं, नहीं है। ए आर चेक कर लेगा, आपके पास ए यू चेक कर लेगा, उसके आगे चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ लगाता हूं परसेंटेज, तो मैं बता रहा हूं ए से शुरू होगा और ए के बाद कितने भी और कोई भी करेक्टर्स हो सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। तो फिर वो अली खान को भी चेक करेगा, वो अम्मार को भी चेक करेगा, वो अली रजा को भी चेक करेगा। क्लियर है। आपने सिर्फ उसे बता दिया ए, उसके बाद कितने भी करेक्टर्स हो सकते हैं परसेंटेज का सिंबल लगाकर आगे बताना है, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं ये बना दूं वाइल्ड कार्ड करेक्टर के भाई ए से शुरू हो और उसके बाद दो अंडरस्कोर लगा दिए, कितने अंडरस्कोर लगा दिए, दो अंडरस्कोर लगा दिए, तो मैं इसे कह रहा हूं ए से शुरू होगा और उसके बाद मजीद दो करेक्टर्स होंगे, दो से ज्यादा। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है वन करेक्टर को और परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है वन और मोर करेक्टर्स को, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास नाम बैठेगा वो सिर्फ और सिर्फ अली होगा, जबकि अली खान है पूरा, पूरा नाम आएगा, सिर्फ अली मैच नहीं करेगा, पूरा अली खान चेक करेगा, ठीक है। अली खान ये तो ड्रामा चल रहा है, उसका नाम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं आगे काम कि भाई सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा किसमें से, एम्प्लॉयज में से। तो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन आप चाह रहे हो सिर्फ वो सारा रिकॉर्ड आए जिनके एम्प्लॉयज के नाम ए से शुरू होते हो। किससे शुरू होते हो, ए से। तो आपके पास क्या लगेगा यहाँ पर, पहले लगेगा वेयर का क्लॉज। क्या लगेगा, वेयर का क्लॉज, ठीक है। क्योंकि लाइक ऑपरेटर आपके पास बुलियन देता है, क्या देता है, मैच करने के बाद बुलियन, और बुलियन को सिर्फ एक ही क्लॉज संभाल सकता है, वो है वेयर, ठीक है। अब आपको बताना है कि आप पैटर्न किस पे मैच करोगे, उस कॉलम का नाम लिखना है। मैंने लिख दिया एमपी नेम। पैटर्न किस पे मैच करूंगा तैयबा, नेम पर, ठीक है। उसके बाद लगेगा लाइक ऑपरेटर, क्या लगेगा,
और उसके बाद सिंगल कोट में आप पैटर्न दोगे। ए से शुरू हो, एन पर खत्म हो, या ए से शुरू हो, जेड पर खत्म हो। ऐसे आप कुछ भी दे सकते। मैंने बोला ए से शुरू हो और आगे कितने भी और कोई भी करेक्टर्स बोलो हो सकते हैं। लेकिन शुरू किससे होगा? ए से। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं परसेंटेज ए, तो इसका क्या मतलब है? पहले कुछ भी हो सकता है, लास्ट में क्या होगा? नाम में होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा कोई नाम है कि भाई पहले कुछ भी और लास्ट में उसके ए आता हो। देखो, रजा, फातिमा। नाम में एंड में क्या आ रहा है? तैयबा। ए आ रहा है। ठीक है, और उससे पहले मैंने बोला परसेंटेज, यानी कोई भी करेक्टर। यहाँ अगर मैं अंडरस्कोर लगा दूं, तो मैंने बोला है ऐसा नाम ढूंढो जिसका पहला करेक्टर कुछ भी हो लेकिन आखिरी करेक्टर ए हो, और उसमें कितने करेक्टर होंगे टोटल? दो। क्योंकि अंडरस्कोर किससे रिप्रेजेंट करता है? एक करेक्टर को। तो ऐसा कोई नाम मेरा नहीं ख्याल होगा। ठीक है, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको ऐसे कर लेते हैं भाई। ये कर दिया और यहाँ कर दिया खान। डन है। यानी कि ए के बाद कितने मजीद मजीद करेक्टर हो सकते हैं? दो। अब वो एल वाई हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है एग्जीक्यूट किया तो एक ही आना है, अली खान। लेकिन अगर मैं एक और अंडरस्कोर बढ़ा दूं, तो ये मैंने स्टेम लगा दी कि तीन करेक्टर होंगे। ए के बाद कितने करेक्टर होंगे? तीन। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्लियर है? क्योंकि अली में ए के बाद कितने करेक्टर थे? दो, और खान हम ऑलरेडी लगा चुके थे। ठीक है, अब मैंने कहा ए से शुरू होता हो या चलो जेड से शुरू होता हो और आगे कितने भी करेक्टर्स हो सकते हैं। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, आपके पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, जेड वाला। ठीक है, मैंने कहा ऐसा नाम ढूंढो जो ए से शुरू होता हो और एन पर खत्म होता हो। तो आप ये भी कर सकते हो। आप स्टार्ट और एंड दोनों दे सकते हो। बीच के करेक्टर्स आपने बोल दिए कुछ भी हो सकते हैं, और कितने भी हो सकते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें परसेंटेज यूज होता है, अंडरस्कोर बहुत कम होता है। तो वो एक ही रिकॉर्ड है। एक काम करते हैं, ए वाले नाम ए से शुरू होता हो और ए पर ही खत्म होता हो। ठीक है, डिफरेंट आप टेक्निक से ट्राई कर सकते हो। अब अहमद रजा आ रहा है, ए से शुरू हो रहा है और ए पर खत्म। तो इसको आप डिफरेंट टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल करके देख सकते हो। क्लियर है चीज? है ना? ठीक है, ये लाइक ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइक ऑपरेटर। आगे पढ़ना है? पढ़े आगे? किन्होंने? अब पढ़ते हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस आपके पास ऐसे फंक्शंस है जो आपको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देते हैं। ठीक है, जिनमें जो आपके पास पांच फंक्शंस हैं, जिनमें सबसे पहले आता है काउंट, सम, मिन, मैक्स और एवरेज। ठीक है, आते हैं ग्रुप बाय हैविंग, रह गया अभी, अभी करेंगे, याद दिलाना। ठीक है, काउंट, सम, मिन, मैक्स और एवरेज। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ग्रुप बाय में इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से। अच्छा, यहाँ लगाया मैंने सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। बेटा गौर से देखो इसको, अगली क्लास में इसका वाइवा है और इसके ब्याह पे 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज करा, आ गया। अब मैंने आपको बोला कि ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देते हैं सिवाय काउंट के। काउंट गिनती गिनता है। गिनती टेक्स्ट की भी हो सकती है, नामों की भी हो सकती है। ठीक है, सम, मिन, मैक्स और एवरेज कैलकुलेट करते हैं नंबर्स को। तो ये सिर्फ उन्हीं कॉलम्स में लग सकते हैं जिनकी टाइप न्यूमेरिक टाइप्स, डेटा टाइप्स में आती हो, डेसिमल हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, टाइनी इंटीजर हो। varchar पर ये नहीं लग सकते। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई सबसे पहले गिनती। वैसे तो गिनती हमें पता है 20 रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी अगर आप गिनना चाहो तो आप गिन सकते हो। ठीक है, इसमें भी फिर आप फिल्टर वगैरह कर सकते हो। मैंने बोला सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा एम्प्लॉयज में से। ठीक है, लेकिन मैंने उसे बोला कि सारे कॉलम्स का डेटा नहीं करो। बेसिकली क्या करो, जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है वो स्टेरिक की जगह पर लगता है, यानी कॉलम की जगह पर लगता है, क्योंकि इसमें कॉलम बनाना होता है गिनकर। क्या बनाना होता है? कॉलम। तो मैंने बोला काउंट कर लो। अब काउंट में अगर आप स्टेरिक लिख देते हो तो ये ऑल कॉलम्स की जितनी रॉज है, मतलब जितनी रॉज है वो गिनकर ला के दे देगा 20। कितनी ला देगा? कितनी ला देगा? 20 आ गए। अब देखो इसका कोई कॉलम नेम नहीं है, तो क्या लगाएंगे इसके आगे? एस। क्या लगाएंगे? एलियास। सिखाया ना अभी, कॉलम नेम चेंज करना हो तो एज लगा दो। ठीक है, तो यहां पर मैंने लगा दिया काउंट ऑफ एम्प्लॉयज। क्या नाम रख दिया कॉलम का? काउंट ऑफ
एम्प्लॉयज, डन है। 20 आ गए। ठीक है, स्टैटिक लिख दिया मैंने यहाँ पर। स्टैटिक की जगह मैं कोई स्पेसिफिक कॉलम का नाम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देते हैं। अच्छा मुझे वो बंदे काउंट करने जिनका, या चलो उस पे आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पहले कर लेते हैं मिन मैक्स वगैरह। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि भाई वापस से करो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। मुझे जो है वो अपने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी का सम चाहिए। किसका सम चाहिए? ताकि मुझे पता चले कि मेरे एम्प्लॉयज टोटल कितना उठा रहे हैं कंपनी से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया काउंट की जगह सम, और कौन से कॉलम का सम करना है? मैंने बोला सेलेक्ट करो सम ऑफ एम्प्टी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो कुछ इतना आ रहा है। अच्छा मुझे सिर्फ आईटी वालों का सम करना है। कंडीशन तो क्या लगेगा? वेयर, क्या लगेगा? वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईटी। तो मुझे उनका सम ला देगा जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। सम अलग हो गया। तो मैं कंडीशन देखकर भी ये कर सकता हूँ। अब सिर्फ उनकी सैलरीज का सम आ रहा है जो डिपार्टमेंट आईटी से ताल्लुक रखते हैं। जानजेब साहब मुझे लग रहा है गालिबन आपको नींद आ रही है, मैं आपको जगा दूं थोड़ा? फिर निहाल समझ आ रहा है? पक्का? बेटा कोई भी सवाल हो तो आप रोक कर पूछना। ठीक है, तो ये हमारे पास सम हो गया। अच्छा वहीं पर अगर मुझे एवरेज सैलरी पता करनी हो आईटी डिपार्टमेंट में, एवरेज सैलरी क्या चल रही है? ठीक है, अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट हटा दूं तो सारे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी क्या है? ठीक है, लेकिन मैंने अभी लगा रखा है फिल्टर एमपी डिपार्ट इक्वल्स टू आईटी। तो इससे सिर्फ मुझे उस डिपार्ट के एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी बताएगा कितनी है। एवरेज मतलब दरमियानी, ना ज्यादा कम, बीच में जो सैलरी होती है जो एक एम्प्लॉय उठा रहा होता है। तो ये है 69,000 एवरेज सैलरी आईटी डिपार्ट की। डन है? ठीक है, तो आप जो है वो इस तरह से एक्स्ट्रा कॉलम लगाकर उस बंदे का नाम नहीं देख सकते जिसकी मैक्सिमम सैलरी है। डन है? अब क्या करें? अब पढ़ना है हमें ग्रुप बाय और हैविंग। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन आसान करके समझेंगे। अच्छा सुनो, पहले एक काम करता हूं कि आपको आसानी से समझाते हैं। ये मैंने क्वेरी चलाई, मुझे वो तमाम बच्चे मिल गए जो किस पार्ट से ताल्लुक रखते हैं। भाई कल को आपका मैनेजर आता है या आपका एचआर आता है और वो ये कहता है कि मुझे जो है स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड। वो कहता है भाई हर डिपार्टमेंट की अलग अलग लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? अलग अलग लिस्ट, और उस डिपार्टमेंट जितने बंदे काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड आ जाए उन्हीं उसी लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यूजुअली अगर मैं थोड़ा सा इसको हटाऊं तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पर। कहाँ गया? ठीक है, मैंने डाल दी यहाँ पर एक, मैंने लिस्ट बना दी आईटी की और एक लिस्ट बना दी मैंने सपोर्ट की, सपोर्ट डिपार्ट की। डन है? ठीक है, तो आप उसके अंदर लिस्ट बना दोगे। आईटी में आपके पास अली, हमजा, अहमद और चैन। अली, हमजा, अहमद और चैन। आप इस तरह से जो है ना लिस्ट बना दोगे। क्या बना दोगे? लिस्ट। आईटी वालों की लिस्ट अलग कर दोगे और सपोर्ट वालों की लिस्ट अलग कर दोगे। अब सपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर ताकि मुझे नाम पता चल जाए। ठीक है, तीन है, जैन, इकरा और उवैस। कौन कौन है? जैन, इकरा और उवैस। डन है? इसी चीज को ग्रुपिंग कहते हैं। ग्रुप बना दिया, उन एम्प्लॉयज का अलग ग्रुप बना दिया जो आईटी से ताल्लुक रखते हैं, उन एम्प्लॉयज का अलग ग्रुप बना दिया जो सपोर्ट से ताल्लुक। यही ग्रुप बाय करता है कि आपके पास ऐसा कॉलम अगर आपके पास आपके टेबल में मौजूद है, अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलम आपके टेबल में मौजूद है जिसपे आपके हर यूनिक रिकॉर्ड के साथ वो कॉलम की वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही हैं, तो आप इन वैल्यूज के हिसाब से इन वैल्यूज के ग्रुप्स बना सकते हो। आईटी बार बार डुप्लीकेट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है कॉलम के अंदर। ठीक है, तो आपने बोला आईटी वाले बंदे अलग कर दो और सपोर्ट वाले बंदे ग्रुप बना दो, अलग अलग ग्रुप बना दो। अब ग्रुप बनाने के लिए आपके पास क्लॉज है,
ग्रुप बाय का। आओ थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ते हैं। ग्रुप बाय इन एसक्यूएल। द एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लॉज अरेंजेस आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स। आइडेंटिकल यानी जो मैच होता हो, यानी कि अली खान मैच होता है आईटी से, सारा मैच होती है एचआर से। या फॉर एग्जांपल एचआर से कौन कौन मैच होता है? एचआर से मैच होता है सारा अहमद, फातिमा मलिक और कोमल शेख। ये आइडेंटिकल डेटा होता है। क्या होता है कि एक आपके पास ऐसा ग्रुप बन सकता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, इसे आइडेंटिकल डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिकल डेटा। इट इज यूज अलोंगसाइड एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज किया जाता है, लाइक काउंट, मैक्स, मिन, ये सारे, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड समराइज ईच स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है। फिर कुछ इस तरह दिखता है। हाँ, इसमें आप कॉलम नेम दे सकते हो साथ में। कॉलम नेम आप दे सकते हो अगर आपको कस्टम कॉलम नेम देना चाहो ग्रुप बाय में। ठीक है। अच्छा भाई, इसकी एग्जांपल क्या है? अच्छा है, देखो क्या क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट करो किसे। एक कॉलम है, किस नाम से? कंट्री के नाम से। और फिर उसने बोला कंट्री के नाम से। अब देखो, अगर मैं इस टेबल की पूरी क्वेरी को पढूं तो इसके अंदर मुझे ये अज्यूम हो रहा है कि भाई ये कस्टमर्स का टेबल है। ठीक है, फ्रॉम देखो कस्टमर्स का टेबल है। ठीक है। और कस्टमर के टेबल में दो कॉलम में अज्यूम कर पा रहा हूं, एक है कस्टमर आईडी का और एक है कंट्री का। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, इन्होंने एक कस्टमर का टेबल बना रखा है। क्या बना रखा है? कस्टमर का टेबल। उसके अंदर दो कॉलम अभी पता चल रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें पता नहीं चल रही, एक आईडी और एक कंट्री है। जाहिर सी बात है उस बंदे का नाम भी होगा आईडी के साथ। डन है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, पहले सेलेक्ट करो कंट्री। अब देखो, बंदों के बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन हो सकता है तीन चार बंदे ऐसे जो कराची के साथ रिपीट हो रहे हो, तीन चार बंदे ऐसे हैं जो लाहौर के साथ रिपीट हो रहे हैं, जैसे मेरे इस टेबल में हो रहा है। तीन चार बंदे जो आईटी के साथ रिपीट हो रहे हैं, तीन चार बंदे जो एचआर के साथ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो उसने बोला सेलेक्ट करो कंट्री और उसके साथ काउंट ऑफ कस्टमर आईडी। मतलब आपके पास कराची या सॉरी पाकिस्तान कंट्री में जितनी कस्टमर आईडीज हैं उनका काउंट कराची के साथ लिख कर दे, तो पाकिस्तान के साथ। कुछ इस तरह करेगा ये। जब ये क्वेरी चलेगी ना, तो ये कुछ इस तरह होगा। यार मैं इस पे डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना? ठीक है, कुछ इस तरह करेगा ये। जब ये क्वेरी चल जाएगी, जब ये क्वेरी चल जाएगी, तो उसने कितने कॉलम उठाए? दो, एक कंट्री का और एक। तो रिजल्ट सेट में एक कॉलम बना हुआ आएगा कंट्री का, और एक आएगा काउंट ऑफ कस्टमर। तो मैं काउंट नाम रख देता हूँ, लेट सपोज, एलियास करके हम चेंज कर सकते हैं। पर लेट सपोज पहली कंट्री है पाकिस्तान, तो ये उस पूरे के पूरे टेबल से काउंट कर लेगा अगले कॉलम में कि पाकिस्तान कंट्री से कितने बंदे बिलोंग करते हैं। तो काउंट लाकर दे देगा भाई पांच करते हैं। फिर आ जाएगा आपके पास लेट सपोज अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका से छह करते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरे एचआर, आईटी और सपोर्ट के ग्रुप्स बन जाएं, और मैं ये पता कर लूं कि किस ग्रुप में कितना काउंट है या कितने बंदे काम करते हैं। तो पहले मुझे करनी पड़ेगी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग से क्या होता है? ग्रुपिंग, ग्रुप बाय का क्लॉज क्या करता है? ग्रुप बाय का क्लॉज ये करता है आपके आइडेंटिकल डेटा को सेपरेट कर देता है, इस तरह जैसे मैंने अभी बताया। वो क्या करेगा, आप बताओगे कि ग्रुप बाय किसके हिसाब से करना है, डिपार्टमेंट के हिसाब से करना है, कंट्री के हिसाब से करना है। अगर आपने बोला ग्रुप बाय कर दो सारे पूरे टेबल के डेटा को कंट्री के हिसाब से, सॉरी डिपार्टमेंट के हिसाब से, किसके हिसाब से? डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा, आईटी का एक ग्रुप बनाएगा, उसमें आईटी वाले बंदे रख देगा। एक ग्रुप बनाएगा एचआर का, उसमें सारे एचआर वाले बंदे रख देगा। एक ग्रुप बनाएगा सपोर्ट का, उसमें सपोर्ट वाले। ये ग्रुप बाय करेगा। ठीक है। ग्रुप बाय करने के बाद आपने आगे बोल दिया काउंट ऑफ दे दो हर डिपार्टमेंट का। तो जाएगा आईटी के ग्रुप में, आईटी का काउंट लेके आ जाएगा, जाएगा एचआर के ग्रुप में और एचआर का काउंट लेकर आ जाएगा। अब ये ग्रुप बाय आपको सामने नहीं दिखेगा, लेकिन पीछे आइडेंटिकल डेटा को क्या कर देता है ये? सेपरेट। हाँ, उस कॉलम के मुताबिक, जिस कॉलम के मुताबिक आप कहते हो। मैंने बोला सेलेक्ट करो एम्प्लॉयज का सारा डेटा, और सारे एम्प्लॉयज के डेटा को ग्रुप बाय कर दो डिपार्टमेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से कर दो? तो क्या करेगा, हर डिपार्टमेंट की एक लिस्ट बनाएगा और उसमें वही बंदे रख देगा जो उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, आओ चला के देखते हैं। यहां पर आया मैं, और यहां पर आने के बाद इसे मैंने किया इरेज। ठीक है, इरेज करने के बाद मैं आया अपनी क्वेरी की तरफ। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए। मैंने बोला सेलेक्ट करो तमाम डेटा, किसमें से? एम्प्लॉयज में से। ये क्वेरी समझ आती है? और एम्प्लॉय का सारा डेटा ग्रुप बाय कर दो, यानी उन सबकी अलग अलग लिस्ट बना दो। मेरे पूरे एम्प्लॉय के डेटा की अलग अलग लिस्ट बना दो, किस कॉलम के हिसाब से? ग्रुप बाय कर दो सारा डेटा
डिपार्टमेंट के साथ। अच्छा इतने चलाते हैं, इनवैलिड, क्योंकि इसमें आप स्टेरिक नहीं दे सकते, इसमें स्टेरिक नहीं दे सकते। याद रखना, एक बात आप हमेशा याद रखना कि आप अपनी क्वेरी को या अपने डेटा को जिस कॉलम के साथ ग्रुप बाय कर रहे हो, वो कॉलम लाजमी यहां मौजूद होना चाहिए, लाजमी। क्योंकि जिसके हिसाब से ग्रुप बाय किया वो तो देखना ही देखना है ना। ठीक है, तो यहां पर डिपार्टमेंट मौजूद होना चाहिए, कि ग्रुप बाय करो डिपार्टमेंट के हिसाब से, और डिपार्टमेंट ही सेलेक्ट कर लो। क्या सेलेक्ट कर लो? ये आपने याद रखना है कि जिस कॉलम के हिसाब से डिपार्टमेंट कर रहे हो वो कॉलम सेलेक्ट करना ही करना है, वरना ग्रुप बाय क्लॉज काम नहीं करेगा। इसे किया सेलेक्ट, एग्जीक्यूट किया, ग्रुप्स बना दिया। अब डुप्लीकेट नहीं हो रहे ना आपके, ये ग्रुप्स हो गए। उसने बोला भाई इतने ग्रुप है भाई, कितने ग्रुप है डिपार्टमेंट के कॉलम में? एक ग्रुप है फाइनेंस का, एक है एचआर का, एक है आईटी का, एक है मैनेजमेंट का, एक मार्केटिंग का, सेल्स का, और एक है सपोर्ट। अब मैंने बोला इस ग्रुप में जितने रिकॉर्ड्स हैं हर ग्रुप में उनका काउंट ला दो। तो काउंट के लिए काउंट का एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे। मैंने कहा डिपार्टमेंट तो दिखा रहे हो, कॉमा उसके साथ क्या दिखा दो? काउंट ऑफ, किसका काउंट दिखा दो? स्टैटिक कर दे ऑल, मतलब सारे रिकॉर्ड का काउंट दिखा दो हर ग्रुप के। ठीक है, आप एम्प्लॉय नेम लिख दो, जो लिखना है आपको। सेलेक्ट किया इसको मैंने, एग्जीक्यूट किया, ये लो। जब मैंने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट का कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉयज, और हर पूरे के पूरे डेटा को क्या कर दो, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दो, क्या कर दो? तो इसने क्या किया, इसने आपके डिपार्टमेंट के ग्रुप्स बना दिए। अगर मैं इसे कहता कि ग्रुप बाय एज कर दो तो ये एजेस के ग्रुप बना देता। अगर मैं इसे कहता कि ग्रुप बाय सैलरी कर दो तो ये सैलरी के ग्रुप्स बना देता। फिर 50,000 सैलरी वाले ग्रुप के अंदर 50,000 सैलरी वाले बंदे होते, फिर 60,000 सैलरी वाले के अंदर 60,000 वाले बंदे होते। इसी तरह मैंने कहा है कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दो, तो एचआर में जो एम्प्लॉयज हैं उनका ही ग्रुप बना दिया, आईटी का अलग बना दिया। तो जिस कॉलम के हिसाब से ग्रुप बाय कर रहे हो उसके डिफरेंट ग्रुप्स बना देगा। ठीक है, और आपके सामने ग्रुप्स ला देगा। फिर आपने बोला कि साथ में मुझे काउंट भी दे दो कि किस ग्रुप में कितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इस तरह से मैं काउंट वगैरह भी निकाल सकता हूं। अच्छा, अब मैं आपको ही कहता हूं कि सर मैंने ग्रुप्स बना दिए, मैंने ग्रुप बनाने के बाद हर ग्रुप में कितने रिकॉर्ड्स हैं वो भी निकाल ली, कितने लोग हैं। अब मैं ये कहता हूं मैमा कि मुझे सिर्फ ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय के बाद हर डिपार्टमेंट का काउंट चाहिए, और काउंट मुझे सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स का चाहिए जिनका काउंट 3 से ज्यादा है। अब आप सर बोले कंडीशन देनी है कि काउंट ऑफ डिपार्टमेंट क्या हो, 3 से ज्यादा, तो वेयर लग जाएगा। ऐसा ही है, आओ चेक करते हैं। वेयर, वेयर, वेयर डिपार्टमेंट, चुप करो ना, वेयर, वेयर काउंट ऑफ, ऐसा ही है ना। गिनती डिपार्टमेंट की 3 से बड़ी हो ना, डिपार्टमेंट थोड़ी, किसकी? ठीक है, गिनती ऑफ डिपार्टमेंट क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 3 से। यही बोल रहा हूं ना भाई, ये आ रहा है error। क्योंकि आपके पास ग्रुप बाय के साथ डेटा को फिल्टर करने के लिए वेयर का क्लॉज नहीं लगता। ठीक है, ग्रुप बाय का जो वेयर है वो हैविंग है। ग्रुप बाय का जो वेयर है वो कौन है? हैविंग है। हैविंग आपके पास उस डेटा को फिल्टर करता है जो ग्रुप बाय निकालता है। बस इतना काम है हैविंग का। मतलब हैविंग भी वेयर है। हैविंग भी क्या है? कंडीशन लेता है, लेकिन हैविंग सिर्फ लगता है ग्रुप बाय के साथ। किसके साथ लगता है? ग्रुप बाय। तो यहां पर मैं कर दूंगा हैविंग, क्या लगा दिया मैंने? तो अब आपके पास एक ही ग्रुप बचा है जिसका काउंट 3 से ज्यादा है। ठीक है, फिर सुनो, अब ये मैं बोर्ड पे समझाता हूं।